गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों क्लास 10th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रकाश वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इस प्रकाश वाले चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल्स वाला होता है जो दर्पण सूत्र पे आधारित होता है। आज उसको हम लोग समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। यूपी बोर्ड पे इस पे एक न्यूमेरिकल्स जरूर आता है जो दर्पण से संबंधित होता है। तो इसमें जो बच्चों चिन्ह परिपाटी ली जाती है वो कैसे ली जाएगी, हम इसमें साइन कन्वेंशन को कैसे लेते हैं, इस चीज़ को हम बड़े प्यार से समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के लिए समझेंगे चिन्ह परिपाटी, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है कि जो एक्स वाई तल होता है उसमें हम लोग डिस्टेंस को कैसे लेते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये जो लाइन होती है इसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्षैतिज, उसको एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष है। और ये बच्चों क्या कहलाता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर हम इधर चलते हैं राइट की तरफ तो धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं 1 2 3 इस तरह से, और मूल बिंदु पे क्या होता है 0। अगर हम इधर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो माइनस वाली संख्याएं ली जाएंगी। मूल बिंदु से ऊपर वाई एक्सिस में धनात्मक संख्याएं और नीचे की तरफ माइनस वाली संख्याएं ली जाती। ये हम लोगों ने सबने इसको मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये इसको एक्स वाई तल कहते हैं, एक्स वाई तल कहते हैं। अब चिन्ह परिपाटी में हम लोग सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर हम मूल बिंदु से एक्स अक्ष में इधर लेफ्ट की तरफ जो दूरियां लेंगे वो माइनस में होंगी, राइट की तरफ जो दूरियां लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, ऊपर की तरफ धनात्मक, और वाई एक्स में नीचे की तरफ जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ देखिए, तो अवतल दर्पण के लिए हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। जिस चीज को समझना है सबसे पहले वो होना चाहिए। तो अवतल दर्पण बच्चों, इसका परावर्तक प्रश्न अंदर की तरफ होता है, ये हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष होता था, ये ध्रुव है, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, और हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर फोकस हो गया। हमको सबको इस बात के बारे में अच्छी नॉलेज है, अगर नहीं है तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो आप इसको देखिए। अब देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ वस्तु को हमने रख दिया, ये वस्तु है, वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, ए बी। ए बी वस्तु की ऊंचाई है, और इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन गया, कहीं यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ए डैश और बी डैश। अब देखिए, ध्रुव से जो फोकस बिंदु की दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं। अब ये जो बच्चों फोकस दूरी है, ये मूल बिंदु से यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचते हैं जो कि ध्रुव से होके जाएगी, ये वाई अक्ष की तरह बिहेव करेगी और ये एक्स अक्ष की तरह बिहेव करेगी। ये मुख्य अक्ष हो गया। तो हमारा जो मुख्य अक्ष है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। अब ध्रुव से जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस बिंदु की दूरी होती है, वो कहाँ ली जाती है, वो हमारी मुख्य अक्ष पे लेफ्ट की तरफ ली जाएगी, मतलब मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ ली जाएगी। तो इसको हम लोग बच्चों किससे निरूपित करते थे, स्मॉल एफ से। अब बताइए, ये मुख्य अक्ष पे जो ली जा रही है और वो भी मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ ली जा रही है, तो हमको पता है ये ऋणात्मक ली जाएगी। ये कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, वक्रता जो त्रिज्या होती है वो वक्रता केंद्र से और ध्रुव की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ये दूरी भी मुख्य अक्ष पे मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ ली जा रही है, यहां पर ली जाती है। नीचे तो हमने इसको दर्शाने के लिए लिखा है, लेकिन वास्तव में ये दूरी एक्स अक्ष पे ली जा रही है। तो बच्चों, ये एक्स अक्ष पे ली जा रही है, वो भी लेफ्ट में ली जा रही है, तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसका मतलब फोकस दूरी भी क्या होती है, माइनस होती है अवतल दर्पण के लिए, और वक्रता त्रिज्या भी क्या है, यहाँ पर माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, वस्तु से जो ध्रुव की दूरी होती है उसको हम लोग u लेते हैं। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या लेते हैं, u लेते हैं। और u भी देखो कहाँ ली जाएगी, ये मूल बिंदु से
एक्स अक्ष पे लिया जा रहा है, वो भी लेफ्ट की तरफ। तो u भी क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। वैसे वस्तु जो होती है वो दर्पण से हमेशा लेफ्ट की तरफ ही रखी जाती है, इसलिए u जो होता है वो हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, ये हमारा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी ली जाती है बच्चों, उसको हम लोग v लेते हैं। वस्तु से ध्रुव की दूरी को u लिया जाता है और प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी को v लिया जाता है। अब ये जो b है, ये भी जो मूल बिंदु है उससे लेफ्ट की तरफ लिया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, माइनस में होगा। ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक बच्चों, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में हमारा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। वस्तु की जो स्थिति होती है, ये दर्पण से लेफ्ट की तरफ वस्तु रखी जाती है, वो भी क्या है, ऋणात्मक है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई को क्या लेंगे। तो देखिए, वस्तु जो है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखी है, वाई अक्ष पे, तो इसकी जो लंबाई ए बी है वो क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। तो जो ए बी वस्तु की लंबाई है उसको हम लोग बच्चों क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाई अक्ष में ऊपर की तरफ है, और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो वाई अक्ष में नीचे की तरफ बन रहा है, तो वो ऋणात्मक लिया जाएगा। इसका मतलब ए डैश और बी डैश क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाता है, यहाँ पर माइनस लिया जाता है। तो हमको इतना बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी जो दूरियां होंगी, अगर वो दर्पण से लेफ्ट में ली जा रही है मुख्य अक्ष पे, तो वो ऋणात्मक होती है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर ली जा रही है धनात्मक होगी, अगर मुख्य अक्ष के नीचे ली जा रही है तो वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बच्चों उत्तल दर्पण में समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब देखो, ये इस तरह से किसी गोले से निकला होगा, तो उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ये फोकस बिंदु होता है। तो इसका जो यहाँ पर ये एक्स अक्ष की तरफ बिहेव करेगा, जो मुख्य अक्ष है, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ध्रुव से होते हुए जाएगी, और ये वाई अक्ष की तरफ बिहेव करेगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया ए बी। वस्तु की लंबाई कितनी है, ए बी। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, और वस्तु की लंबाई को हमने ए बी लिया है। ऐसा बोल सकते हैं, वस्तु की लंबाई, वस्तु का साइज, वस्तु का आकार, ये सारी एक ही चीज है, ए बी। ठीक है, हमको सबको पता है कि जो वस्तु से ध्रुव की दूरी होती है उसको बच्चों u लेते हैं, और u कहाँ लेते हैं, इस एक्स अक्ष पे। अब देखिए, ये मूल बिंदु से बच्चों लेफ्ट की तरफ है ना, तो u कैसा होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या से या वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये दूरी भी यहीं ली जाती है। हम नीचे दिखाने के लिए इसको लिख रहे हैं, बस ली जाती है ये यहाँ पर एक्स अक्ष पे ही ली जा रही दूरी। तो देखिए, ये मूल बिंदु से राइट में है, तो ये दूरी क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते जाते हैं कि यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होगी वो धनात्मक होगी। अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी बच्चों क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, फोकस जो दूरी होगी वो भी धनात्मक होगी, क्योंकि मूल बिंदु से राइट में है, तो फोकस दूरी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। पॉजिटिव से इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब इधर ही बनता है, वैसे उत्तल दर्पण में ए डैश और बी डैश। तो प्रतिबिंब से जो ध्रुव की दूरी होती है बच्चों, उसको हम क्या लेते हैं, उसको v लिया जाता है। यहाँ ये जो दूरी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, v से। तो b यहाँ पे देखो मूल बिंदु से राइट में ली जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु से राइट की तरफ लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव हो गई, फोकस दूरी भी क्या हो गई, धनात्मक हो गई, और जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो धनात्मक है। लेकिन जो वस्तु की स्थिति होती है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण से या मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ ही रखा जाता है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। अब लंबाई की बात करते हैं वस्तु से। अब देखिए, जो वस्तु जो ऊपर की तरफ रखी हुई है, तो ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ रखी है एक वाई अक्ष पे, तो ये क्या लिया जाएगा, ए बी। जो वस्तु की लंबाई है बच्चों वो धनात्मक ली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु से, ये हम कह सकते हैं एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ वाई अक्ष में, तो इसको हम लोग बच्चों धनात्मक लेंगे। और जो प्रतिबिंब यहाँ बना है ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये भी ऊपर की तरफ है
मुख्य अक्ष से, तो इसको भी क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। तो मोटी सी बात हमें ये याद रखनी है कि अवतल दर्पण के लिए क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, वक्रता त्रिज्या धनात्मक, फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक। और जो भी दूरियां दर्पण से लेफ्ट में ली जाएंगी मुख्य अक्ष पे, इस अक्ष पे मुख्य अक्ष पे, तो वो दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, और जो भी दूरियां दर्पण के राइट ली जा रही हैं मुख्य अक्ष पे, वो सारी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। मुख्य अक्ष से जो दूरी ऊपर ली जा रही है, जो लंबाई ऊपर ली जा रही है धनात्मक, और जो नीचे ली जाएंगी मुख्य अक्ष से वो ऋणात्मक होंगी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। और यहाँ पर जो u है वो किसकी स्थिति को बताता है, u जो है वो वस्तु की स्थिति को बताता है, और जो v है बच्चों वो प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है। कहाँ से, ध्रुव से बताएगा। देखिए किसी स्थिति को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, बिना रेफरेंस पॉइंट से हम किसी की दूरी नहीं बता सकते। जैसे हमें बताना है कि u की स्थिति क्या है, तो हम क्या बताएंगे, ध्रुव से u की स्थिति को बताएंगे। इसी तरह ध्रुव से v की स्थिति को बताएंगे, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति को बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग बच्चों, दर्पण सूत्र पे बात करते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। देखिए दर्पण सूत्र जो हमारा होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये v क्या है। देखिए v हमने आपको भी बताया बच्चों, v से पहले u देख लेते हैं। u क्या होता है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु की दूरी ध्रुव से। v क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, प्रतिबिंब की स्थिति। और f क्या होती है यहाँ पे, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। ये क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। जहां पर u क्या है बच्चों, वस्तु की स्थिति है, इसको बिल्कुल दिमाग में आप रखिएगा। v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी है कहां से, ध्रुव से। और f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले जरूरी ये होता है कि जिसको हमने, जिस सिंबल को जिससे रिप्रेजेंट किया है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे u किसको रिप्रेजेंट करता है, वस्तु की दूरी को, v किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिबिंब की दूरी को, और f किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकस दूरी को। तो ये दर्पण सूत्र है, इस पे बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आवर्धन। देखिए आवर्धन बच्चों हमको क्या बताता है, आवर्धन हमको बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब जो है या किसी भी प्रतिबिंब का आकार, देखिए प्रतिबिंब का आकार को हम क्या लेते हैं, a डैश b डैश लेते हैं। तो किसी भी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कितना गुना है, कितना गुना है। तो हमने यहां पर इसको m लिख दिया। अब देखिए अगर m बच्चों 1 से छोटा है, दशमलव में है, और 1 से क्या है, छोटा है, तो किसी भी 1 से छोटी संख्या को अगर हम किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या भी छोटी हो जाती है। जैसे अगर हम 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0.2 हो जाएगा। तो अगर जो m है, m यहां पर m बच्चों अगर 1 से छोटा है तो जो प्रतिबिंब का आकार आएगा वो वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। a डैश b डैश यहाँ प्रतिबिंब का आकार है और a b यहाँ पर किसका आकार है, वस्तु का आकार है। तो अगर m जो है 1 से छोटा है तो अगर कोई भी संख्या 1 से छोटी है और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस संख्या को भी छोटी कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब का आकार आएगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगर m जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब का आकार आएगा वो वस्तु से आकार से क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। और अगर हम इसको ध्यान से देखें इस चीज को, तो क्या हम m इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए ये अपॉन में चला जाएगा a डैश b डैश अपॉन ए बी। तो यहाँ पर जो बच्चों m है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन की अगर हम सिंपल सी परिभाषा दें, देखिए आवर्धन बताता हमको क्या है, आवर्धन हमको बच्चों ये बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब इस वस्तु से कितने गुना है। अब गुना में वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे बच्चों, m पर। ये हमने आपसे डिस्कस करा कि अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है
तो प्रतिबिंब छोटा आएगा, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ा है या बड़ी है तो प्रतिबिंब बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम और सिंपल सी परिभाषा दें आवर्धन की तो हम कह सकते हैं, देखिए ये किसका आकार था, ये प्रतिबिंब का आकार है, तो हम कहेंगे बच्चों प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को, वस्तु के आकार के अनुपात को, ये बच्चों वस्तु है, वस्तु तो a डैश b डैश प्रतिबिंब का आकार होता है, ab वस्तु का आकार होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो हमारा आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो m इक्वल टू बच्चों आता है a डैश b डैश अपॉन ab इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये कहाँ से आ जाता है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है डेरिवेशन में, लेकिन हम इसको याद रखेंगे कि जो आवर्धन होता है वो a डैश b डैश अपॉन ab माइनस v अपॉन u। एनसीईआरटी जो क्या करती है बच्चों, वो प्रतिबिंब के जो आकार है, प्रतिबिंब के आकार को लिखती है h डैश, या प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसको h डैश लिखती है और वस्तु की ऊंचाई को h लिखती है। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस v अपॉन u, मतलब a डैश b डैश को h डैश लिखती है और ab को क्या लिखती है एनसीईआरटी, h लिखती है। अगर हम a डैश b डैश या ab लेके चल रहे हैं तब भी ठीक है, हम अपने न्यूमेरिकल्स में यही लेके चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो दोनों फार्मूले थे, हमारा पहला क्या था, दर्पण सूत्र 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल 1 अपॉन f, और दूसरा आवर्धन का सूत्र था m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन ab इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, अच्छा इसको करने से पहले बच्चों हम लोग आवर्धन में एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए आवर्धन, ये तो सूत्र हो गया हमारा। देखिए आवर्धन में एक चीज हम ये समझते हैं, जैसे m इक्वल टू कितना हो गया, माइनस v अपॉन u। देखिए अगर प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, तो हमको पता है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, देखिए तो प्रतिबिंब वास्तविक की स्थिति क्या होती है, दर्पण से लेफ्ट में बनता है। जैसे सपोज ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, ये वस्तु हो गई। अब देखिए इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, ये दर्पण से लेफ्ट में बनता है और वास्तविक बन रहा होता है, क्योंकि ये परावर्तित किरणें सचमुच में मिल रही होती हैं। तो जब भी प्रतिबिंब देखो बच्चों वास्तविक बनता है वो दर्पण के लेफ्ट में बनता है, दर्पण से लेफ्ट में बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वस्तु की स्थिति को, या जो प्रतिबिंब है वो माइनस v होगा, और u तो माइनस u होता ही है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आवर्धन क्या आ जाता है, माइनस v अपॉन u। इसका मतलब जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एक नंबर में पूछ लेता है हमसे कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी बने, देखिए आभासी कब बनता है, जब प्रतिबिंब दर्पण से राइट में बनता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो देखिए उत्तल दर्पण बच्चों वस्तु इधर होती थी, ये वस्तु की लंबाई है AB, और जो प्रतिबिंब बनता था वो इधर बनता था A डैश B डैश, और आपको याद होगा कि आभासी बनता था। तो जब भी प्रतिबिंब आभासी बन रहा है वो दर्पण के पीछे बनता है, मतलब राइट में बन रहा है दर्पण के। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम क्या लेते हैं v, और वस्तु की स्थिति को क्या लेते हैं u। तो अगर हम इस फार्मूले में रखेंगे m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि v को धनात्मक लेंगे, क्योंकि ये दर्पण के राइट में है तो ये धनात्मक होगा, u ऋणात्मक होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आवर्धन क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो जब भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा,
तो आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो वास्तविक है। अब अगर आवर्धन धनात्मक है इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। इस पॉइंट को हमें याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हमको ये सबको पता होना चाहिए जो हमने बताया है कि U बच्चों किसकी स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, और V क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। मतलब हम वस्तु की दर्पण से जो स्थिति होगी कि ध्रुव से कितनी दूर रखा है उसको U से प्रेजेंट करेंगे, और जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है उसको V से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चंस को आप पढ़िए, और जो चीज़ क्वेश्चंस में गिवन है, ये दी गई है, उसको उसके सिंबल के रूप में लिखना होता है। जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो R बच्चों हमको कितना दिया है, 3 मीटर। और ये दर्पण कौन सा है, देखिए ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में जो हमारा वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण से किधर होता है, राइट में होता है। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या होगी वो धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों, धनात्मक होगी। तो ये प्लस का 3 हमने ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए बस क्या है, वस्तु है। तो जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बस है। हम मान लेते हैं ये बस है AB, ये बस होगी। ठीक है, तो जो वस्तु की स्थिति होती है, बस क्या है बच्चों, वस्तु है। तो जो वस्तु की स्थिति होती है उसको हम किससे निरूपित करते हैं, U से। इसका मतलब U दिया है कितना, U बच्चों कितना दिया है हमें, 5 मीटर। अब क्या प्लस होगा, ये माइनस। तो देखिए वस्तु जो है दर्पण से हमेशा लेफ्ट रखी जाती है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, फिर आगे क्या हमसे पूछा है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, V से। इसका मतलब हमसे V पूछ रहा है। V हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है बच्चों। इसका मतलब हमसे V पूछ रहा है, V पूछ रहा है। और आगे क्या पूछ रहा है, उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, ये बताना है कुछ। और साइज बताना है कि जो प्रतिबिंब है वो किस साइज का बना है। मतलब प्रतिबिंब के साइज को हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A' और B' से। अब देखिए हमारे पास जो दर्पण सूत्र होता है वो क्या है, 1/V + 1/U = 1/F। हमको क्या क्या दिया है, देखो हमको U दिया है, F हमें नहीं दिया है क्योंकि V तो हमें निकालना है। तो F हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें डायरेक्टली हमको नहीं देता, लेकिन उसे निकालने का तरीका हमें बता देता है कि हम कैसे इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमको पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, कि जो फोकस दूरी होती है, बच्चों, वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या की अगर आधी होती है तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3, तो 3/2। इसका मतलब जो हमारी फोकस दूरी है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, ये हम 3/2 भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें दशमलव की आवश्यकता नहीं होती। वैसे दशमलव से थोड़ा बचना ही चाहिए। तो इतने मीटर है। तो हमारे पास क्या है, दर्पण सूत्र बच्चों है 1/V + 1/U = 1/F। अब गिवन क्या क्या है हमें, देखो V तो हमें निकालना है, रख दिया, प्लस U कितना है बच्चों, -5। जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो जो भी वैल्यूज होंगी हम उसके साइन के साथ रखते हैं यहाँ पर। तो U की जगह हम कितना रखेंगे, -5, 1/F। F यहाँ पे कितना है बच्चों, 1.5 रखें, या 3/2, तो हम 3/2 रख देते हैं यहाँ पे, 3/2।
2, प्लस का है, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। अब क्या करेंगे देखिए, प्लस माइनस माइनस 1/5 इक्वल टू 2 ऊपर के लग गया, तो ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, अब ये इसको इधर भेज देंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है, v निकालना है। जो वैल्यू निकालनी होती है उसको हम इक्वल के राइट में रखते हैं, तो 1/v इक्वल के राइट में रहेगा। 2/3 अपनी जगह रहता है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में था प्लस में हो गया 1/5। ठीक, अब देखिए ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो भिन्न बच्चों तभी हल होती है जब क्या हो, हर बराबर हो। अभी हर बराबर नहीं तो एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आया 15, तो इधर मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10 प्लस 3 आ गया। ठीक, तो 1/v कितना आ जाएगा 13/15। 1/v बच्चों कितना आ जाएगा 13/15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 1/v की वैल्यू नहीं निकालनी, हमको तो सिर्फ v की निकालनी है, तो हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो v हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 15/13, ये रिवर्स हो जाएगा ना, v ऊपर चला जाएगा और इसी तरह दोनों तरफ रिवर्स हो जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 15 और 13 को, तो देखिए कितना आएगा, 13 से 15 को देखिए डिवाइड करिए, एक बार जाएगा 2 आया, हमने यहाँ पे डेसिमल बढ़ाया 20 हो जाएगा, तब भी कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, तो 0 बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, अब हमको 13 का टेबल पढ़ना है कि 70 से ज़्यादा न जाए, तो कितने बार जा सकता है बच्चों, 6 बार तो जाएगा कि नहीं, तो कितनी बार जाएगा ये 5। इसको हम 5 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13×5 = 65, 0 आ जाएगा, 13×3 39, 13×4 52, 13×3 39, समथिंग v कितना आ जाएगा प्लस का 1.153 मीटर। इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ये प्लस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण से किधर बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है, मतलब पीछे की तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। और ये प्लस हमको बच्चों यही बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से पीछे की तरफ बन रहा है। तो हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दी कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे 1.153 मीटर डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट चीज इसने पूछी है कि इसकी प्राकृति बतानी है, तो प्राकृति क्या रहेगी, क्योंकि ये मूल बिंदु से किधर बना है, दर्पण से पीछे की तरफ बना है, तो ये आभासी बनेगा। दर्पण से पीछे बना है बच्चों, तो क्या बनेगा, आभासी हो जाएगा, तो इसकी प्राकृति क्या हो जाएगी, आभासी। अब इस चीज को लिखते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसका साइज भी निकालना है। तो साइज कैसे निकालते हैं, देखिए साइज को निकालने के लिए हम लोग आवर्धन के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन हमको पता है m = a'(b')/ab = -v/u। ठीक, अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a'(b')/ab = v की वैल्यू देखिए बच्चों अभी हमने निकाली थी, v की वैल्यू कितनी आई है 15/13, तो हम v की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 15/13, प्लस में आई है तो कितना हो जाएगा 15/13 अपॉन u हमें कितना था, देखिए हमें वस्तु की जो u था वो 5 मीटर था, u कितना था बच्चों 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, a'(b')/ab, लेकिन बीच साइन रखेंगे ना तो माइनस के साथ रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमको बीच साइन रखना होता है जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5×3 15, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/13, 3/13 आ जाएगा। ठीक, तो ए बी यहाँ पे कितना आ जाएगा, या a'(b') कितना आ जाएगा, क्योंकि हमको ए बी गिवन है नहीं, हमको वस्तु की लंबाई नहीं गिवन है, तो हम ए बी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/13 गुणे कितना आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों में एक चीज ये पता चल रही है कि जो प्रतिबिंब आया है वो वस्तु की लंबाई का 3/13 है। अब देखिए जो 3/13 है ये 1 से छोटी संख्या है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो प्रतिबिंब आया है उसकी लंबाई वस्तु से क्या है, छोटी है। अगर हम 13 से 3 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 से छोटी संख्या आती है।
तो अगर ये 1 से छोटी संख्या है और हमने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो जो भी प्रतिबिंब का आकार आएगा वो वस्तु से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वाली सीरीज में आएंगे, जिसका वीडियो हम कल आपको अपलोड करेंगे। ठीक बच्चों, तब तक आप इसको देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।